नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जीवन की मौलिक इकाई, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम देख रहे हैं कि अब हम लोग चैप्टर के बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पर जा रहे हैं कि अब हमें पूरा सेल स्ट्रक्चर समझने को मिल रहा है। बच्चों, हमने इससे पहले वाला जो सेशन करा था उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, इसके बारे में देखा कि किस प्रकार अगर हम कहें ये एक प्रोटेक्शन देती है अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स को। और हमने इससे पहले वाले सेशन में एक चीज और समझी थी कि कैसे हमारे गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कैसे जल हमारा के एक सेल्स में उनको एब्जॉर्ब करते हैं और जो अत्यधिक जल होता है वो सेल से बाहर भी निकलता है। तो ये जो हमारी पूरी क्रियाविधि कैसे होती है इसको हम समझते हैं। टाइम है बुक खोलने का, चलिए खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, जल भी क्या होता है, विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। मींस वही कंसंट्रेशन का जो एक है, सांद्रता का जो डिफरेंस है उसको वो मानता है। लेकिन जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस का। तो हमने गैसों का आदान प्रदान, ये आप नोट कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। गैसों का आदान प्रदान जो हो रहा है वो हो रहा है विसरण क्रियाविधि द्वारा। लेकिन जब हम जल की बात कर रहे हैं और वो एक हम वो झिल्ली का एक देख रहे हैं कि वो एक पारगम्य झिल्ली से होकर जा रहा है, तो हम उसको जो प्रोसेस है उसको कह रहे हैं परासरण, या हम इंग्लिश में उसको ऑस्मोसिस की क्रिया भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ये प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। तो जैसा हमने अभी जब हमने झिल्ली का एक इंट्रोडक्शन देखा था तो ये देखा था कि वो एक अंदर प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन कैसे वो हमने ये भी देखा था कि कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वो काफी चीजों को तो इजीली आने जाने दे रही है, लेकिन कुछ पर वो कंट्रोल भी कर रही है कि कितना वो अंदर आ सकते हैं और कितना नहीं आ सकते हैं। तो वो हम देखें, वो सेमी परमेएबल हम उसको बोलते हैं कि आने ये नहीं है कि बिल्कुल रोक दे रही है कुछ आएगा नहीं, लेकिन सेलेक्ट कर रही है कि क्या आएगा। तो ये जो है, जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जब ये कार्य होता है तब या जब वो इस टाइप का जिन चीजों के साथ बिहेव करती है तब हम उस क्रिया को कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो है ये जो झिल्ली है, यहाँ पे जो ये जो झिल्ली है वो जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है कि जल के अंदर क्या घुला हुआ है। क्योंकि जल क्या है, अगर हम कहें ये बहुत कुछ अपने अंदर घोल लेता, और ये हम जब एक किसी एक जीवित कोशिका की जब बात कर रहे हैं, खाली ह्यूमन बीइंग नहीं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जल में हमारे क्या, हमारे खाने का कितनी चीजें, हम कितने प्रकार का भोजन लेते हैं, गैस, कितनी चीजें हमारी जल में घुली हुई होती है। तो ये जो है, तो जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण वो एक कंट्रोल करती है कि जल कितना और किस रूप में अंदर आएगा। तो इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च, यहाँ पे देखें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले मार्क कर लीजिए, मैं फिर इसको समझाती हूँ। तो ये जो है कि ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर वो जाते हैं। तो बाहर, क्योंकि हमारे वो ये तो सेल के अंदर प्रोसेस चल रहा है और बाहर हमारे जो कुछ जा रहा है वो हमारे क्या है, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा है। तो वहां क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है। और क्योंकि सेल अपना प्रोसेस कर रहे हैं, जिसको हम आगे और समझेंगे, सेल के लगातार प्रोसेस चल रहे हैं, तो जल की अंदर कमी जब हो जाती है तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है झिल्ली और जल को अपने अंदर लेती है। तो यदि किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका, जैसा मैंने कहा था, खाली हम ह्यूमन बीइंग नहीं, ये सारे जितने भी हमारे लिविंग सेल्स हैं इनकी बात कर रहे हैं,
तो इसको जो है यदि हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? तो इसमें 3 घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं कि जब हमारा जो कोशिका का को तनु विलयन वाले माध्यम में रख रहे हैं तब क्या होगा? जब हम दूसरा हम देखते हैं, हम ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए कि जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, और जब हम ऐसे में रखें कि जो कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से अधिक सांद्र है, तो जल किस प्रकार कार्य करेगा। तो ये पूरा भी मैं आपको पिक्चर से समझाती हूँ, कुछ डायग्राम से समझाती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें 3 प्रकार का जल की सांद्रता देखने को मिल रही है कि कोशिका को तनु विलयन में रख रहे हैं या हम सांद्र विलयन में रख रहे हैं, या जब कोशिका के अंदर की सांद्रता और जो बाहर की सांद्रता है वो सेम है। तो चलिए मैं थोड़ा स्लाइड्स खोल के आपको समझाती हूँ इसको। सो बच्चों, ये जो है, ये जो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली जो एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया होती है, जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। तो यहाँ पे आप देखें, ये देखिए, ये एक हमने इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये एक जल लिया है एक बीकर में, और इसके अंदर हमारे अंदर देखिए, मैं रेड जो है ये सेल का एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये जो है ये है तनु विलयन जो बाहर है, मीन्स ये जो सेल है इसके बाहर का जो विलयन है वो तनु है। अब क्या होगा, ये जब तनु विलयन रख रहे हैं तो ये विलयन जो है ये हमारा ये सेल इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बाहर का ये सेल इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो जो जल है वो कोशिका के अंदर जाएगा। क्लियर? दूसरा हम लेते हैं, फिर से हम जल लेते हैं, उसके अंदर एक सेल रखते हैं, एक कोशिका रखते हैं। अब जल तथा कोशिका की यहाँ पे सांद्रता जो है वो बराबर है। अब क्या होगा, तो दोनों डायरेक्शन में का हमारा रहेगा, बैलेंस रहेगा, जल अंदर भी जाएगा, जल बाहर भी आएगा। तो क्योंकि इक्वल है, अंदर भी जा रहा है बाहर भी आ रहा है, तो हम कहेंगे हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। समान मात्रा कोशिका के अंदर बाहर में जल की गति रहेगी। तीसरा हम देखते हैं, फिर हमने जल लिया, कोशिका अंदर डाली, कोई भी लिविंग सेल। अब ये जो है ये है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या होगा, जो हमारा जो अंदर का जो जल है वो बाहर आएगा। क्लियर? सो जल कोशिका से बाहर आएगा। तो हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार कोशिका के चारों तरफ जिस प्रकार की एक उसको कंसंट्रेशन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एक कार्य करेगी। अब दूसरी जो चीज है, हम एक ये किशमिश से भी हम एग्जांपल लेते हैं कि आप किशमिश है, तो क्या है, किशमिश क्या है, प्लांट का एक क्या है, फ्रूट है ना, तो ये इसके अंदर मीन्स प्लांट का पार्ट है, तो उसके अंदर कोशिका होंगी, सेल्स होंगे, और वो सेल्स, इसलिए हम उसको एक किशमिश ऑस्मोसिस का हमारा बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। क्योंकि आप देखते हैं किशमिश के चारों तरफ क्या होता है, जब हम उसको पानी में डालते हैं, है ना, और ये जब हमारा जो और पानी क्या है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल है, उसके अंदर हमने कुछ नहीं घोला है, नॉर्मल पानी है, ना उसमें चीनी है ना सॉल्ट है, कुछ नहीं है, तो उसको हम तनु विलयन मानते हैं, क्योंकि पानी का एक क्वांटिटी ज्यादा है, नमक सॉल्ट की ना के बराबर है या नहीं है, तो वो तनु विलयन माना जाता है। और आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब हम पानी में ऐसे भिगोते, किशमिश जो होती है वो फूल जाती है। वो क्यों फूलती है? क्योंकि उसके अंदर क्या, उस कोशिका के अंदर जल चला जाता है, तो इसलिए वो फूल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये सेल स्ट्रक्चर को थोड़ा पतला करके दिखाया, क्योंकि जब वो सांद्र विलयन में हम रखेंगे, आप देखिए अगर हमने उसमें बाहर को चीनी मिला दी, नमक मिला दिया, तो जो
किशमिश के अंदर का जो जल जितना भी होगा वो बाहर निकल आएगा, वो पिचक जाएगी। और इसको आप ऐसे भी समझ लें, अगर आप किशमिश को आप बाहर ही छोड़ दें तो क्या होता है, जब थोड़े टाइम उसको बाहर आप छोड़ देते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि अंदर का जितना पानी जल होता है वो बाहर निकल आता है। और किशमिश कैसे बनती है? ग्रेप से। तो अंगूर को सुखाते हैं, मीन्स सुखाने का अर्थ क्या है, जितना उसके अंदर वाटर कंटेंट है वो निकल जाए तो वो सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया कि वो स्ट्रक्चर जो है, सेल जो स्ट्रक्चर है वो सिकुड़ जाए। तो ये पूरी होती है परासरण की क्रिया। क्लियर हुआ? तो ये हमने समझा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि इस प्रकार का जो होता है, जब तनु विलयन में हम ऐसे इसको क्रियाविधि करते हैं तो ये हम कहते हैं इसको अल्प परासरण दाबी विलयन। और जब हमारा सांद्र विलयन होता है हम उसको कहते हैं अति परासरण दाबी विलयन। तो ये अल्प परासरण और ये अति परासरण। क्लियर? सो ये चीज हमने देखी। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमने सेल का, मैंने किशमिश का एग्जाम्पल दिया, आपके बुक में एक एग का भी एग्जाम्पल दे रखा है, अंडे का, उसको भी समझते हैं। तो बुक खोलते हैं अपनी। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये जो मैंने पूरा आपका यहाँ से जो है ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको एक थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करी है। तो नाउ अब एक और एग्जांपल आपका है अंडे से परासरण। अंडे का क्या करते हैं, इसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर हम उसके कवच को हटाओ, और इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा पहले, क्योंकि अगर कवच रहेगा तो क्योंकि वो हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो अंदर बाहर कुछ वो नहीं आने जाने देगा। तो अब हम लोग जब हम उसको कवच हटा देते हैं तो उसकी जो पतली जो एक बाहर की जो त्वचा है, आप देखते होंगे, जैसे मैंने आपको प्याज का अनियन का एक निकाला था, तो आप अंडे में भी देखते होंगे जब हम उसका शेल अलग कर देते हैं तो जो पार्ट हम व्हाइट है और अंदर योक है वो खाते हैं, तो उसके जो व्हाइट पार्ट होता है उस पे भी पतली झिल्ली होती है। तो वो जो झिल्ली है अब अंडे को वो घेरे रखती है। और जब हम अंडे को शुद्ध जल में रखते हैं तो 5 मिनट बाद हम क्या देखते हैं, अंडा वो फूल जाता है। तो वो जो अंडा जो फूल गया वो क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने उस अंडे को, जब हमने उसका कवच हटा दिया बाहर का कैल्शियम कार्बोनेट वाला, और जब हमने जल में रखा तो उसने जल को अवशोषित कर लिया। और इस प्रकार अगर कवच हरे रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखेंगे तो हम क्या देखेंगे, वो सिकुड़ जाएगा। और क्योंकि जो जल है वो अब क्योंकि वो अंदर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर क्योंकि हमने उसको एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा था जिसमें उसमें नमक मिला हुआ था, तो जो अंदर का जल है वो बाहर चला जाएगा। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि ये खाली हम एक ही कोई कहीं सेल के साथ नहीं है, हमारे पास जितनी भी सेल्स हैं उन पर जब हमने एक्सपेरिमेंट करा हमें ये पूरा एक प्रोसेस देखने को मिला। तो ये जैसा मैंने अभी आपको सेल से समझाया था तो ऐसी जो पिक्चर से समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी आप किशमिश खुबानी इनके साथ भी आप ये क्रियाविधि कर सकते हैं। तो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण। तो जो हमारा ये जो एक जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो भी जो एक जल का अवशोषण कर रही हैं, वो भी क्या है, यही परासरण की क्रियाविधि है। क्योंकि प्लांट की रूट भी अगर हम देखें उसमें भी सेल्स है। तो हम कोई भी एक जीवन जिसमें है उसका कोई भी एक पार्ट लें, वो उसमें सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, और कोशिका इस प्रकार बिहेव करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो आपके पॉइंट्स है इनको मैंने थोड़ा सा और नोट्स के हेल्प से इसको और समझाती हूँ।
तो बच्चों परासरण के उदाहरण दे दे तो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पादप के मूल परासरण द्वारा जल अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं पादप कोशिकाएं जो हमारा रूट से जो सॉइल के ऊपर है, लेकिन अगर हम सॉइल के नीचे देखें वहां पे जड़ होती है, तो वहां पे भी जो जल का अवशोषण हो रहा है वो परासरण क्रियाविधि द्वारा हो रहा है। कोशिका तथा विसरण की क्रिया को देखते हैं। कोशिका में जल तथा गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण की क्रिया कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करती है। तो अगर विसरण की क्रिया नहीं होगी तो जो बाहर से पोषण सेल को लेना है वो नहीं हो पाएगा। और वो पोषण क्यों चाहिए, तो जैसे जैसे हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे और कोशिकांगों की बात करेंगे आपको और समझ में आता जाएगा। और कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा होता है। तो ये हमारा वियर एंड टियर चलता है। हम कोशिका कुछ चीजें अपने अंदर लेती है जिससे जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करें, और वो जो सेल ऑर्गेनेल्स जब वर्क कर रहे हैं उससे जो एक वेस्ट प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है वो भी उस सेल से निकलना जरूरी होता है। और जब वो सेल से बाहर आता है तभी हमारे पूरा बॉडी का प्रोसेस चलता है और उसको हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। और ये सब पॉइंट्स हम देखेंगे आगे, कहीं ना कहीं हमें कनेक्शन मिलेगा। प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों को बाह्य वातावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो ये जो लचीलापन है, अगर वो पूरे एक अगर कहीं एक पूरे स्टिफ रहेंगे तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे। जहां लचीलापन होता है वहीं ये कार्य हो पाता है। तो लचीलापन हमारा वो फ्लेक्सिबिलिटी से भी है, लचीलापन के वो के कुछ चीजों को आराम से आने जाने दे रही है, लेकिन कुछ जो झिल्ली है वो कुछ चीजों पे एक सेमी परमेएबल का काम कर रही है। हमने जैसे जल का उदाहरण देखा कि बाहर अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो कैसे वो अपने अंदर से जल निकाल रही है, लेकिन जब तनु विलयन है तो बाहर का जल अपने अंदर ले रही है। तो ये हम देख रहे हैं विभिन्न टाइप से हम लचीलापन देख रहे हैं। सो बच्चों आज हम लोगों ने देखा प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार एक सेल्स को कहीं एक शेप भी दे रही है, उसके साथ वो आदान प्रदान की क्रिया को भी कंट्रोल कर रही है। और ये सब जो कंट्रोल है इसी कारण अगर कहें हमारा एक जीवन चल रहा है। लेकिन ये जो जो हमारा गैसेस का आदान प्रदान, जल का आदान प्रदान, वो सब क्यों सेल्स के अंदर एक जाना जरूरी है, क्या और प्रोसेस चल रहे हैं, वो ऑर्गेनेल्स कैसे कार्य कर रहे हैं, ये हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे समझते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसका आगे का टॉपिक डिस्कस करने। बाय।